दिलासा देकर छोड़ देते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अदब के चाहने वाले हैं। लेकिन भाई जो लोग नहीं हैं, जो सिराज को जानते नहीं हैं, उनको भी सिराज तक पहुँचाना या सिराज को उन तक पहुँचाना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, जिसमें हम सब लोग कम पड़ रहे हैं। इस बात का एतराफ़ हम सबको करना चाहिए। पाकिस्तान कराची जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां पर जो अदबी शख्सियात होती हैं, जो हैं, वहां के लोग अपने लोगों को हीरो बनाकर पेश करते हैं। हमारी ज़हनियत है, हमारे लोगों को हम जीरो बनाना चाहते हैं। वहां लीजेंड की हैसियत से लोगों को पेश करते हैं। और हैं, हमारे में जितनी खूबियां हैं उनको छोड़कर हम उस जगह पर बैठने की कोशिश करते हैं जहां पर जख्म है, और उस मक्खी के मानिंद है जो पूरा जिस्म छोड़कर उसी जख्म पर बैठकर उसे और गहरा करना चाहती है। हमारे पास ऐसे ऐसे जोहर हैं सिराज शोलापुरी के शक्ल में, उन्हें हमें लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, उनकी भरपूर पजीराई की जरूरत है। और ऐसे कर्ब से गुजरने वाला शायर जिसे ना अपने लोगों ने, जिसे ना अपने जमीन ने कबूल किया, न किसी और जमीन, कोई और जमीन कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, उसका जो कर्ब है, उसकी जो शिद्दत है, उसकी जो तड़प है, उसकी जो महरूमियां हैं, उसका इजहार करने के लिए उसने शायरी का हवाला लिया है, शायरी को अपना हवाला बनाया है, और उसी हवाले की तुफैल आपके सामने अपनी महरूमियों को पेश करता है। कई गजलों के बाद मुझे ये शेर देखिए, वर्क क्यों भीग जाता है ये आखिर। कितनी बड़ी बात एक दूसरे मिसरे में उन्होंने कह दी है। वर्क क्यों भीग जाता है ये आखिर, गजल है चश्मे नम या मैं गजल में। आप इसे पढ़ते रहिए, जितने बार आप इसे पढ़ेंगे उतनी उसकी परतें खुलती जाएंगी। यहां पर अगर वो गजल है चश्मे नम या मैं गजल में, मैं गजल में जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, गजल में मैं अगर इस तरह से करते तो कहीं ना कहीं वो आपको सौती तौर पर और मानवीय एतबार से उसमें बहुत ज्यादा आम लफ्ज कहें तो झोल नजर आता। लेकिन मैं आपने जो किया है, मैं गजल में, गजल है चश्मे नम या मैं गजल में, इतनी बारीक बात, इतनी लतीफ एहसास को आपने इतने आसान लफ्जों में पिरोया है कि इसको मतलब बार बार पढ़ने को, बार बार गुनगुनाने को, बार बार दोहराने को जी चाहता है। और जब सिराज ने अपने शहर में देखा कि मेरी यहाँ पर कोई दाल गलने वाली नहीं है, तो आपने यहाँ से छोड़ा। बेरिया साहब, ये हम सब के लिए बहुत दर्द की बात है कि वहाँ गए, वहाँ उन्होंने अपना मकाम पैदा किया, वहाँ रहे, और वहाँ जाने के बाद एक गज़ल कही, और उस गज़ल में अपने उस्ताद मोहतरम को भी आप मशवरा दे रहे हैं कि अब ये जगह नहीं रही बेहतर किसी भी तौर, अब ये जगह नहीं रही बेहतर किसी भी तौर, परवाज तुम भी शहर से बाहर निकल चलो। अब परवाज को, बशीर परवाज साहब को, अपने उस्ताद को ये एक शागिर्दाना मशवरा है या शागिर्दाना क्या गुजारिश है कि आप अपने उस्ताद से कह रहे हैं कि भाई इस शहर को छोड़ दो या इस शहर से बाहर निकल चलो। निकल चलो का भी जो आपने इस्तेमाल किया है वो बहुत शाइस्ता अंदाज है। अगर आप वो निकल लो वहाँ कह देते सोलापुर वालों की ज़बान में, हमारी ज़बान में, अपनी ज़बान में, तो बहुत ही सतही बात होती, लेकिन बहुत ही एहतराम के साथ, बहुत ही इज्जत के साथ, बहुत ही शाइस्तगी से आपने अपने उस्ताद मोहतरम बशीर परवाज पे मशवरा दिया है कि शहर से निकल चलो। लेकिन भाई ये जो शख्सियत है, जो शख्स से शख्सियत का सफ़र तवील है, लेकिन आज
बशीर परवाज़ हम शहर वालों के लिए, शोलापुर वालों के लिए एक ऐसा असासा है जिसकी कद्र व कीमत अभी तक उसका हमें एहसास और अंदाज़ा नहीं हो पाया है। बशीर परवाज़ के गिर्द पूरी अदबी दुनिया शोलापुर की अदबी सरगर्मियाँ गर्दिश करती हैं और वो अदबी सरगर्मियों को मोतबरियत हासिल होती है बशीर परवाज़ के नाम से। तो अगर आप उनको यहाँ से निकल चलने का मशवरा देंगे, यहाँ से बाहर जाने का मशवरा देंगे, तो हाल हाल ये शहर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, छोटा मुंह बड़ी बात होगी कि इंसान को 3 तरह की भूख लगी, 3 तरह की भूख लगी। एक जिस्म की भूख है जिसे हम खाना खाकर मिटा लेते हैं, एक रूह की भूख है जिसे नमाज, रोजा और इबादत के जरिए उस भूख को मिटाते हैं, लेकिन एक दिमाग की भूख है जिसका इलाज हमारे पास होते हुए भी हम उसे करना नहीं चाहते। दिमाग का इलाज है इल्म। इल्म से मुराद फनून लतीफ़ा, शायरी, नस्र, मौसीकी जितने भी हैं, ये दिमाग की भूख मिटाने का जरिया है। ये भूख नहीं मिटती, इसके लिए हम बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां इस भूख को खत्म न करने की वजह से होती हैं। ये बहुत ही साइंटिफिक बात है, इस पर गौर करने की जरूरत है। ये अदबी मजाकरे, अदबी महफिलें, अदबी सरगर्मियां, ये शायरी मुशायरों का इनेकाद, ये अफसाने, ये तमाम चीजें जो है आपकी ग़िज़ा हैं, आपके दिमाग की ग़िज़ा हैं। उस ग़िज़ा को हमको लेना चाहिए, खाना चाहिए, ताकि हमारी भूख का इलाज हो। इन्हीं बातों के साथ बार बार आपको ये चौथी किताब के लिए 4 बार मुबारकबाद, फिर 5वीं किताब जो आपकी आएगी उसके लिए भी फिर मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। हम जैसे अदब के छोटे तालिब इल्म, मैं तो तालिब इल्म हूँ, हमेशा जब तक बच्चों का रिसाला निकालता रहूँगा तालिब इल्म ही रहूँगा। मेरे जैसे एक तालिब इल्म को आप इतना बड़ा स्टेज देते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया सर, आपकी बातें हमारे लिए मशाले राह हैं, हमारे लिए आज का हासिल हैं। और हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि कहीं ना कहीं यकीनन कोई खामी रही है जिसकी वजह से ये मामला दरपेश हुआ, लेकिन इसके पसे पर्दा भी कुछ और बातें हैं जो आप नहीं जानते। शायद मौका मिले तो इंशाल्लाह फुर्सत से इसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू होती रहे। बहरहाल एक बात मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि 1998 की बात है। 1998-99 में फारूक सैयद साहब और अमीर अफजल सर, इस्लामी फलाही तंजीम के ज़ेर एहतमाम एक मेला लगा था, उर्दू मेला। हिंदुस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को सबसे पहला मेला, उर्दू मेला, ये शहर शोलापुर की देन है। और ये फारूक सैयद साहब, मीर अफजल साहब, इस्लामी फलाही तंजीम के तमाम अरकान की देन है, जिसका नेमुल बदल आज तक पूरा मुल्क तलाश नहीं कर सका, शहर शोलापुर भी तलाश नहीं कर सका। लेकिन इसकी तलाफी के लिए, इसका एक ऐसा ही ख्याल पेश करने के लिए हमारे शहर में उर्दू अदब की तरक्की, तरवीज, बका व इशाअत के लिए हमेशा कोशा रहने वाली एक शख्सियत है। अगरचे कि वो शख्सियत सियासी है, और अक्सर ऐसा बहुत कम होता है कि सियासी शख्सियत जो है अदब का काम करें, लेकिन ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे पास एक सियासी शख्सियत ऐसी है जो अदब की तरक्की, तरवीज, बका और इशाअत के लिए काम करती है। मैं निहायत एहतराम से उस सियासी शख्सियत, उस अदबी शख्सियत को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा, आली जनाब एडवोकेट UN बेरिया साहब को, कि वो इस किताब के मुतालिक और आज के प्रोग्राम के मुतालिक चंद अल्फाज ही क्यों ना हो हमारी रहबरी के लिए पेश करें। चंद अल्फाज। जनाब सदर, और इस प्रोग्राम में ख़ास तौर से आए हुए मोहतरम मुकाम जनाब हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब, मेरे दोस्त अली जनाब फारूक सैयद साहब,
जिनकी किताब का इजरा आज यहाँ पे आप सब हजरात के सामने हुआ, वो हमारे मशहूर शायर अली जनाब सिराज शोलापुरी साहब, खिदमत खल्क ऑर्गेनाइजेशन के सदर हमारे दोस्त अली जनाब एजाज मंजूर आलम साहब, हमारे दूसरे दोस्त नवासी इकबाल साहब, अली जनाब वजाहत अब्दुल सत्तार साहब, सभी सामईन हजरात, प्यारे बच्चों, आज की महफिल में इतने बड़े बड़े उर्दू अदब में काम करने वाली शख्सियत हाजिर हैं और आप लोगों के सामने मुझे बोलना बहुत मुश्किल जा रहा है। हाँ, जो है पॉलिटिक्स में और सियासत में बहुत बोल लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप लोगों के सामने बोलना बहुत मुश्किल जाता है। बहरहाल मुझे बड़ी खुशी है कि सिराज शोलापुरी साहब का चौथा मजमूए कलाम आज यहाँ पे इसका इजरा हुआ। जब भी शोलापुर का नाम आएगा, जिस तरह से आपने कहा बशीर प्रवास के साथ सिराज शोलापुरी का नाम भी बिल्कुल जो है लिखा जाएगा, लिया जाएगा। मुझे फ़ख्र है, हम सबको फ़ख्र है, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, कि शहर शोलापुर ने उर्दू अदब की मैदान में बहुत सारे हीरे यहाँ पे दिए हैं और इन सारे हीरों में जो है एक नाम सिराज शोलापुरी का है। बशीर प्रवास सर का तो नाम सब में ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक नाम सिराज शोलापुरी साहब का भी है और मैं उनको दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि आप जब भी शोलापुर आते हैं, आप तो शोलापुर के हैं, आप कई कुछ सालों पहले आप गए मुंबई में, उधर वहाँ पे, लेकिन आपने बहुत कोशिश की है, खिदमत की है उर्दू अदब की तरक्की के लिए। मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आपकी ये जो भी चौथी जो आपकी किताब है मजमूए कलाम है, कहीं छाँव मिल न जाए, लेकिन आपकी पाँचवीं जो भी मजमूए कलाम है मैं पढ़ रहा था, वो भी जो है कुछ मेरे दिल से पूछो ऐसा कुछ है, कोई मेरे दिल से पूछो, तो वो भी मैं टटोल रहा था बैठे बैठे। आप बहुत अच्छा लिखते हैं। पेज नंबर 4 पे मैं थोड़ा सा पढ़ा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब वो शाये होगी तो इंशाअल्लाह ताला आप मुझे ज़रूर याद करेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। और ये सारे हजरात जो आज मंच पे बैठे हुए हैं, ख़ासतौर से हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब, जो हमारे मेरी मुलाकात हुई थी 2008 में भी, उससे पहले भी, और उन्होंने उर्दू अदब में बहुत काम किया है। फारूक सैयद साहब, तो मैं उनको कभी भूल नहीं पाता कि 2008 के जो हमारे शहर शोलापुर में कुल हिंद उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस हुई, उसकी जो है बुनियाद डालने में और उसकी बुनियाद रखने में फारूक सैयद साहब का बहुत बड़ा हाथ है। ये बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि जिसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी उसमें फारूक सैयद साहब भी थे। तो मैं हमारे दोस्त अली जनाब सिराज शोलापुरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ और आपके साथ हमेशा शहर शोलापुर के लोग रहेंगे। जो बात इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए फारूक सैयद साहब ने हमको कही है, हम उसके पहले भी कई प्रोग्रामों में ये बात हम सोचते हैं और देखते हैं कि जिस तरह से हम उर्दू अदब के मैदान में हम सब लोग काम कर रहे हैं। मैं तो उर्दू अदब में न कोई शायर हूँ, न कोई अदीब हूँ, न कोई लेखक हूँ, न कोई ड्रामा निगार हूँ, लेकिन बस आप लोगों की, हमारे शहर के लोगों की मोहब्बत है, प्यार है, खुलूस है, उनका साथ है कि मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और इन लोगों का बहुत साथ है, आप लोगों का साथ है। बस इन्हीं अल्फाज के साथ फिर एक बार सिराज शोलापुरी साहब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हुए मुझे इस प्रोग्राम में बुला गया है, इसलिए मैं खादिमान फोरम के जो भी हमारे खिदमत खल के जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारान हैं, उनको भी जो है उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बहुत सही शायर सिराज शोलापुरी की आज के मजमूए कलाम की यहाँ पे इजरा किया। उनकी भी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ।
बहुत खूब, बहुत कम अल्फाज में बहुत जामे अंदाज में आपने ये नक्शा खींचा है। बहुत बहुत शुक्रिया सदर कुल हिंद उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस आली जनाब बेरिया साहब। और सामईन, अचानक मैं यहाँ बैठा किताब के सफ़ात की वर्कगर्दानी कर रहा था कि अचानक मेरे दिलो दिमाग में एक शेर गूंज गया कि ये महर ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रख ले। ये महर ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रख ले। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। ये शेर और इस शेर की तफसीर को अगर देखना है तो हमारे लिए ये बात एजाज है, बात फख्र है ये बात कि आज हमारे दरमियान इस शेर की सरतपत बल्कि लफ्ज ब लफ्ज हर्फ ब हर्फ तफसीर यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद है, जो खुद अपने जर्रों को चमकना सिखा रही है। उर्दू का वो दीवाना, उर्दू का वो शैदाई, उर्दू का वो परवाना, उर्दू जरिए तालीम के लिए पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे मुल्क में मुसलसल कोशा, मुसलसल जद्दोजहद करने वाला वो शख्स, गुज़िश्ता 20 साल से बच्चों का हीरो कहलाने वाला, बच्चों के लिए क्विज टाइम के हैसियत से जाने जाने वाला वो शख्स, और हिंदुस्तान के सबसे कदीम रिसाले, अपनी सेंचुरी से सिर्फ 10 रन पीछे 90 साल से मुसलसल अपनी इशात को बराबर बरकरार रखे हुए सबसे कदीम रिसाले शायर के माविन मुदीर, एक बहुत ही अच्छे शख्स, एक बहुत ही अच्छे शायर, सच्चे शायर, नेक शायर, मैं आली जनाब हामिद इकबाल सर से दरख्वास्त करता हूं कि वो हमारे जो मेहमान हैं, मेहमान खुसूसी जिनके हाथों आज इस किताब की रस्म इजरा अमल में आई, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि अपने ज़रीन ख्यालात से हम सबको नवाजें। आली जनाब हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब। नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबान। स्टेज पर जलवा अफरोज मोअज़्ज़ज़ीन और यहाँ ऑडिटोरियम में मौजूद मुहिब्बान उर्दू अदब, मैं इब्तिदा में ही मुबारकबाद दे दूं सिराज शोलापुरी को, क्योंकि मेरी जहनी रौ कहीं और बहक रही है। मुबारकबाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि मज़ाहिया कलाम के फौरी बाद संजीदा कलाम मार्केट में लाना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है सर। रिस्क इसलिए है कि पिछला जो कुछ भी शोहरा कमाया है कहीं वो भी डूब ना जाए। रिस्क इसलिए भी है कि लोग कहीं दोनों चीजों को कबूल ना करते हुए जो है मार्केट से गायब ही ना कर दें। लेकिन वो सिराज शोलापुरी क्या जो लोग मान जाए, और शायरी की और चम कर की ऐसी शायरी, मैं बहुत साफ गोई से अर्ज कर दूं कि मैं बहुत बचता हूं लोगों की शायरी पर लिखते हुए, क्योंकि बड़ा खराब सा लिख देता हूं। कभी भी किसी के कोई भी ऐप बता देता हूं और वो बुरा मान जाता है कि यार मेरी किताब पर लिख रहे थे, तुमने उसमें गलतियां ही दिखा दी। डरता हूं मैं, लेकिन पता नहीं इस बंदे में क्या खूबी है, क्या अटैचमेंट या क्या कुर्बत इस शख्स से है कि इनके एक मज़ाहिया मजमूए पर भी मैंने लिख दिया था, इस किताब पर भी इन्होंने मुझसे लिखवा लिया। सवाल ये है कि हम शायरी क्यों करते हैं। फारूक सैयद ने कहा कि दिमाग की ग़िज़ा अदब, तहजीब, सकाफत, फ़नून लतीफ़ा है। आज मैं ये इतराफ़ कर रहा हूं कि ये तादाद काफ़ी बड़ी तादाद है उर्दू के किताब के इजरा में। इसलिए बड़ी है हाज़रीन कि मैं मुंबई जैसे बड़े शहर में, कॉस्मोपॉलिटन नहीं बल्कि इंटरनेशनल सिटी, मेट्रो सिटी में रहता हूँ,
फारूक वहीं रहते हैं। मैं जानता हूं कि इस रियासत की सबसे बड़ी जबान मराठी के किताबों के इजराई जलसे भी छोटे छोटे ऑडिटोरियम में 70, 80, 100 लोगों के बैठने की कैपेसिटी या जगह के ऑडिटोरियम्स में होने लगे हैं, और उसमें भी बमुश्किल 40-50 लोग होते हैं। तो ये अच्छी खासी तादाद है। ये लोग खिदमत खल्क ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक की बुनियाद पर आए हों, आसिफ इकबाल की दोस्ती में आए हों, एजाज सर की दोस्ती में आए हों, वजाहत की ताल्लुकात के बिना पर आए हों, या सिराज शोलापुरी की मोहब्बत में आए हों, लेकिन आए हैं। और ये जो आए हैं, इनके जहन में भी ये सवाल होता है कि शायरी क्यों की जाती है। फारूक सैयद साहब अभी 2 रोज कबल, 3 रोज कबल स्टीफन हॉकिंग का इंतकाल जब हुआ, तो उसके जो काम है, उसके साइंटिफिक अप्रोचेस जो हैं, और उन्होंने जो साइंस में नए नए इंकशाफात दिए और जो थ्योरीज दी, उनमें तौसीए कायनात की जो थ्योरी है, तो मुझे थोड़ी सी हैरत इस बात पर हुई है कि आज सारी दुनिया उनकी तौसीए कायनात की थ्योरी पर, सारी दुनिया जो है अश कर रही है, और आइंस्टाइन के बाद सबसे बड़ा साइंटिस्ट और न जाने क्या क्या बना दिया है। उर्दू शायरी में जब गालिब ये कहता है कि है कहां तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्कान को एक नक्शे पा पाया, ये कायनात तो एक ही है, और कहां है दूसरी इसके बाद की है। गालिब बता रहा है वो चीज। इकबाल ने कहा क्या है वो के आ रही है दमादम सदाए अल्लाहू। क्या है पहला मिसरा उसका कि ये कायनात अभी ना तमाम है, शायद कुन फयकुन। तो देखिए, ये तो हमारे शायर बहुत पहले कह चुके। आज आप रॉकेट और उससे आगे स्पेसक्राफ्ट्स और सैयारचे और न जाने क्या क्या खलाओं में भेज रहे हैं। ये तो हमारा अदब है, ये हमारी दास्तानें हैं। किस्से चहार दरवेश पढ़ लीजिए, तिलिस्मे ओशरुबा पूरी इतनी जिल्दें हैं ढेर सारी, पढ़ लीजिए। सिराज शोलापुरी साहब बाकायदा उड़न खटोला है जिस पर शहजादा उड़ा चला जा रहा है। आज आपने प्लेन इजाद किया है। हमारा अदब तो बहुत पहले ये चीजें बता चुका है। अब सवाल ये है कि शायरी क्यों की जाती है? शायरी इसलिए की जाती है। हाजरीन, मैं थोड़े से मुख्तलिफ मूड में हूँ, सिराज शोलापुरी की शायरी तक आ रहा हूँ मैं अपनी बात को लेकर, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आज अपने दिल की बातें आपसे कहूँ। कम स्टेज ऐसे मिलते हैं, कम ऐसे लोग सुनने वाले मिलते हैं, ऐसे दानिश्वर कम मिलते हैं फारूक सैयद जैसे कि जिन्होंने बड़ी इल्मी बातें की। आज मेरा जी चाह रहा है कि मैं वो बातें आपसे शेयर करूं जो कहीं कहीं मेरे अंदर पकती हैं। हम शायरी क्यों करते हैं? फिर सवाल दूसरा कि बड़ी शायरी और आम शायरी में क्या फर्क है? बच्चा जब पैदा होता है और पहली किलकारी हम सुनते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक से बैठता है, वो अभी घुटनों ठीक से नहीं चल पा रहा है, बार बार उलट जाता है। आपने कभी देखा है कि उसके सामने आप मोबाइल की म्यूजिक रिंगटोन बजा लें या कोई म्यूजिक जरा जोर से लाउडस्पीकर बज रहा हो तो बच्चा बैठे बैठे थिरकने लगता है, झूमने लगता है थोड़ा सा? देखा होगा आपने। ये क्या है? ये क्या उस बच्चे को मौसीकी समझ में आती है? क्या उसमें उस
वो रिदम कहां से है कि वो बैठे बैठे थिरकने लग रहा है, झूमने लग रहा है, जो आपकी बात को ठीक से नहीं समझ पाता, अपनी माँ के इशारों के अलावा खाली बस हंसता है, रोता है, यही दो चीजें उसे आती हैं, और वो उस म्यूजिक पर जो है रिएक्ट कर रहा है, रद्द अमल बता रहा है। क्यों? दरअसल इस सारी कायनात में एक आहंग अल्लाह ने, खुदा इज़्ज़तजल ने सारी कायनात में एक मखसूस आहंग दे दिया है कि पूरी दुनिया उस आहंग में गर्दिश कर रही है। उस सुरूर में, उस आहंग में जो है वो तमाम सितारे, सैयारे सब गर्दिश किए जा रहे हैं, और उसी गर्दिश के रद्द अमल और असर के तहत जो है एक जर्रा इस कदर फैला के दुनिया हो गया, यहां तक इंसान जो है वो दुनिया बन जाता है। तो जब वो आहंग और वो रिदम अल्फाज का लिबादा पहन लेता है तो शायरी हो जाता है, वो आहंग शायरी हो जाता है। और आपने देखा होगा, यहां बहुत सारे कुछ टीचर्स भी हैं, कई टीचर्स तो स्टेज पर भी हैं, आपने देखा होगा स्कूल के बच्चे तुकबंदी करते हैं, उनको नहीं मालूम है शायरी किसे कहा जाता है, तुकबंदी करते हैं, केक पे केक, हमारी मिस बड़ी नेक, इस तरह की कुछ भी तुकबंदी की जाती है। उस बच्चे को नहीं मालूम है कि ये शायरी है, लेकिन ये शायरी है, इसमें एक थॉट है, एक सोच है, एक फिक्र है, लफ्जियात हैं, कवाफी है, एक रिदम है, ये शायरी है। बच्चे ने की है इसलिए उसने अपनी ज़हनी सतह के मुताबिक की है। अगर बड़ा कहेगा तो अपनी ज़हनी सतह के मुताबिक कहेगा कि मरकज पे अपने धूप सिमटती है जिस तरह, मरकज पे अपने धूप सिमटती है जिस तरह, यूं रफ्ता रफ्ता तेरे करीब आ रहा हूं मैं। शायरी की सतह फैलती चली जाती है और पूरी कायनात बन जाती है, और फिर जो है इकबाल कहता है कि कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर। कारे जहां क्यों दराज है भाई? सीमा अब किसने अर्श से आवाज दी मुझे, कह दो कि इंतजार करे, आ रहा हूं मैं। फैलता चला जाता है मामला, और जब फैलता है तो वो शायर, वो फनकार, वो हसास इंसान कि जिसके अंदर वो कायनाती आहंग उसके रगो पै में सरायत करता हुआ दमादम जो है कुन फयकुन की आवाज दोहराता रहता है, वो अल्फाज के जादू और सिहर से शेर आपके सुपुर्द कर देता है। और जब वो शेर आता है आपके पास, आप कहते हैं, गालिब ने कहा कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। आप कहते हैं कि यार बहुत उम्दा गजल कही है, बड़ी शायरी है, अच्छी शायरी है, थोड़ी कमजोर है। अलग अलग खानों में आप दर्जा बंदी करके उसे पेश कर देते हैं। अब ये शायर का मिजाज है कि वो कहीं अपने आप को बहुत आम सतह पर लाकर अपनी बात आपके सामने पेश करता है, और कहीं इंतहाई फलसफियाना अंदाज में के रूमी हो जाता है। ये शायर का अपना मिजाज है, ये उसकी इनायत है, उसकी मेहरबानी है कि वो आपकी सतह पर, मेरी सतह पर, हामिद इकबाल जैसे छोटे शख्स की सतह पर उतरकर अपना कलाम पेश करता है कि हामिद इकबाल समझ जाए कि मेरे दिल में क्या है, मेरी रूह में जो वो दमादम गर्दिश कर रहा है वो क्या है। हामिद इकबाल जैसा कम दिमाग भी समझ ले, ये उस शायर का बड़ापन है। तो अगर हामिद इकबाल जैसे लाख लोग उस बात को समझ लेते हैं तो वो बड़ी शायरी है, वो छोटी शायरी नहीं है। और बड़ी शायरी वो है
कि जो आपके दिल, दिमाग, रूह, आपकी तहरीर हर जगह आपके साथ रहे, आपका पीछा नहीं छोड़े, बड़ी शायरी वो। तो इन मानों में सिराज शोलापुरी मेरे लिए बड़ा शायर है। मैं सिराज के कई शेर सुना सकता हूं, मैं इस वक्त शेर नहीं सुनाऊंगा, सिराज से ही सुनेंगे हम। मैं शेर नहीं सुनाऊंगा उनके। देखिए, मज़ाहिया अदब और संजीदा अदब के दरमियान एक खत खींचना और इधर अलग फैसले करना, उधर अलग फैसले करना, ये कोई मामूली काम नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह तक़सीम पाकिस्तान से कबल उर्दू बेचारी का हाल था कि बांग्लादेश में किसी और रूप में होती थी, जो मौजूदा बांग्लादेश जब मशरिक़ी पाकिस्तान था तो वहां उर्दू किसी और रूप में होती थी, मगरिबी पाकिस्तान में किसी और रूप में होती थी। अब आपके ऊपर है कि आप किस हिस्से को मज़ाहिया कहते हैं, किस हिस्से को संजीदा, ये आप पर है। लेकिन बहरहाल राजा मेहदी अली खान मुझे याद आए, बातें बहुत सी हैं, कहां से कहां निकल जाती हैं। राजा मेहदी अली खान मुझे याद आए कि बड़े गमज़दा नगमे फिल्मों के उन्होंने दिए मदन मोहन के साथ, तो एक से एक तारीखी गाना उन्होंने फिल्मों में लिखा, और ऐसे संजीदा गाने के जिसमें सूज और दिली जज्बात सारी चीजें। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स जब शायरी की तो सिर्फ मज़ाहिया शायरी की, और ऐसी मज़ाहिया शायरी की कि लोग हैरत ज़दा रह गए, कहक़ह लगाने पर मजबूर हो गए। एक मिसाल मेरे सामने ऐसी और है, वो है इब्ने इंशा की, कि जब नस्र लिखी तो मिज़ाह की इंतहा कर दी, और जब शायरी की तो इतनी संजीदा के लोगों को रोला रुला दिया। सिराज शोलापुरी की गजलें पढ़कर कई बार आंखें नम हुई जरूर। अब वो वारदात कलबी जो मुझ पर बीती होगी, और वो सिराज के शेर में उसकी बाज़गश्त मैंने पढ़ ली तो और मेरी आंख नम हो गई, आंखें नम हो गई अगर, तो ये मेरा जाती मामला था। ऐसे जाती मामला आपके साथ भी होंगे। दिल को छू गए बाज शेर, आंखें नम हो गई मेरी। ये सिराज का कमाल है कि वो वारदात कल्बी जो मुझ पर बीती है सिराज के शेर में मुझे नजर आई है, और यही वो प्यारा सा अंदाज है, यही वो मुनफरिद मिजाज है कि जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं सिराज की शायरी पर कुछ लिखूं। मुझे फख्र है कि शहर शोलापुर ऐसे ऐसे हीरे इस शहर से निकले हैं कि जिन्हें देखकर जो है वो जी खुश हो जाता है। मैं बशीर परवाज़ साहब का तो खैर बहुत मुतक़िद और मद्दाह रहा हूँ शुरू से, बड़ा एहतराम मेरी नज़र में उनके लिए है। शोलापुर से मुझे जो सबसे कीमती दौलत मिली वो फारूक सैयद है, मेरा भाई, मेरा दोस्त, बहुत प्यारा इंसान। लेकिन सिराज शोलापुर से जो आपके शहर से जो सिराज उभरा है वो भी बहुत कीमती हीरा इसलिए है। सिराज को खुद अपने कद का अंदाजा गालिबन नहीं होगा, वो जुनूबी हिंद के मुशायरों में मज़ाहिया शायरी सुनाते हैं, मुख्तलिफ शहरों में जाकर जो है उन्हें मज़ाहिया शायर की हैसियत से बुलाया जाता है। लेकिन ये जो किताब जिसका आज इजरा हुआ है, ये किताब बताती है कि सिराज की सतह सिर्फ वो नहीं है कि आम से मुशायरे पढ़कर खत्म हो जाए। आम से मुशायरे तो पता नहीं कौन कौन से जो है प्रतापगढ़ी और भोपाली भी पढ़ते हैं कि जिनको उर्दू लिखना नहीं आती, हिंदी में पढ़ते हैं बेचारे। तो मुशायरे तो कोई खास चीज नहीं होती। खास चीज ये दी है सिराज शोलापुरी ने, जिसका मैं इस्तकबाल करता हूँ। इस किताब के कम से कम 100 शेर ऐसे हैं, कम से कम 100 शेर मैं कह रहा हूं तो ये बहुत बड़ी तादाद हो गई।
कि कम से कम 100 शेर ऐसे हैं कि जो अपनी बयाज में रखकर छुप छुप कर पढ़ने के लायक हैं। पढ़िए, लुत्फ लीजिए, और अगर अपने शहर के शायर को बड़ा शायर देखना चाहते हैं तो उसकी किताब को खरीद कर पढ़िए। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब सर, आपकी बातें, आपके अल्फाज, आपके जुमले इधर उधर न जाते हुए सीधे हमारे दिलों पर उतर रहे थे, दिलों में उतर रहे थे और हमारे दिल में घर कर रहे थे। तो आइए सामईन, जैसा कि मैंने बताया कि वर्कगर्दानी के दौरान अलग अलग अशार मेरे हाथ लग रहे हैं। एक शेर ये भी हाथ लगा कि किस कदर वीरान ये सच है, कोई मुझको यहाँ जानता नहीं, खुद अपनी ज़ात पर भी कहाँ खुल सका हूँ मैं। ये वही शेर है सिराज सुलापुरी साहब का, और मैं चाहूँगा कि सिराज सुलापुरी साहब अब यहाँ खुद आएँ और बताएं कि वो अपनी ज़ात पर अब तक कैसे नहीं खुल सके, और अगर खुल सके हैं तो किस अंदाज में खुल सके हैं। कुछ उसका राज वो जो है हम सबके सामने भी खोलें। यहाँ स्टेज पर माइक पर तशरीफ़ लाएं और चंद अल्फाज में अपने इस तीरे नीमकश से लेकर सैले जुनू और फिर उसके बाद कहीं छाँव न मिल जाए तक का सफ़र यहाँ पर जो है पेश करें। आली जनाब सिराज सुलापुरी साहब, जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूँगा कि आप इस्तकबाल करें, क्योंकि एक बड़े शायर ने, खानवादे सीमाब के चश्म चिराग ने यहाँ पर कहा है कि सिराज सुलापुरी साहब को भी अपने कद का अंदाज़ा नहीं और शहर सुलापुर वालों को सिराज सर के कद का अंदाज़ा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अब तक जितना भी सफ़र हुआ है, जो भी सफ़र हुआ है, बशीर फवाद साहब की रहबरी में हुआ है। तेरे नीमकश से लेकर कहीं छाँव मिल न जाए तक मुसलसल जो मसाफत है, उसमें साथ रहा है बशीर फवाद साहब की रहबरी का। जब जब जो कैफियत गुजरती रही दिल पर, उसको रकम करता रहा। मैंने ये नहीं सोचा कि ये मिजान लिखना है और ये संजीदा लिखना है और ये गज़ल कहनी है, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब जिस कैफियत में रहा उस वक्त वैसे वैसे कलाम होते थे। बहरहाल मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खिदमत खल्क ऑर्गेनाइजेशन का कि मुसलसल मेरी किताब शाये की उसको मंजर आम पर लाए, और शुक्रगुजार हूँ आसिफ इकबाल का। और इतना सारा कलाम जो है उसको इंतखाब करना, तरतीब देना और किताब की शक्ल देना एक बड़ा मुश्किल काम था, और ये सिर्फ आसिफ ही कर सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि कलाम कहाँ कहाँ रखा हुआ है, कैसे कैसे है क्या। वो सारे मोड़ से आसिफ जमा करते रहे और उसको तरतीब देते रहे। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त, ये किताब मैंने उनके नाम से मंसूब की। और मुझे बहुत खुशी है, बल्कि हमेशा ये फ़ख्र रहेगा कि मेरी 2 किताबों पर सिमाब अकबराबादी साहब के पोते की तहरीरें हैं। ये मैं हमेशा फ़ख्र से कहता रहा। इससे पहले तंजुम मिजाज की वो एक खलीज कहाँ से होती, और फिर अब जो है कहीं छाँव मिल न जाए, इस पर भी हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब की तहरीर है। 30 मार्च को बड़ा प्रोग्राम है बच्चों के अदब का और आलमी मुशायरा है। उसकी बेइंतहा मसरूफियत के बावजूद फारूक भाई यहाँ आए, इसलिए मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। क्या कहूँ, तो हमेशा उर्दू वालों का और कलमकारों का हौसला बढ़ाते हैं बिरिया साहब, और उन्होंने मेरा भी हौसला हमेशा से बढ़ाया है, कई मरतबा एजाज़ भी किया है। मैं बिरिया साहब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सबका शुक्रगुजार हूँ। दो एक कते और गज़ल की कुछ शेर में आ सकते हैं। उससे कबल हम के 2 शेर हम समाप्त करें कि ख़लाम में जो भी है, जो कुछ भी इस ज़मीन पर है, ख़लाम में जो भी है, जो कुछ भी इस ज़मीन पर है, तेरे ही हुक्म से सब कुछ खुदाए बरतर है। तेरे ही दम से ज़मीनों ज़मा है गर्दिश में, तेरी अता ही से हर एक शय मुनव्वर है।
और मुसाफिरों को नहीं है सफ़र का अंदाज़ा, मुसाफिरों को नहीं है सफ़र का अंदाज़ा, तू ही है मंजिल मकसूद, तू ही रहबर। चार मिसरे नाच के समाप्त करें कि खामे पर सरूर आ जाता है, कागज़ को शऊर आ जाता है। खामे पर सरूर आ जाता है, कागज़ को शऊर आ जाता है। जब नाते नबी मैं लिखता हूँ, हर लफ्ज़ पे नूर आ जाता है। गज़ल के शेर सवाल करने का मतलब है, अब हर्फ न जुल्मत का ज़माने पे रखा जाए, अब हर्फ न जुल्मत का ज़माने पे रखा जाए, सूरज को अंधेरे के दहाने पे रखा जाए। अब हर्फ न जुल्मत का ज़माने पे रखा जाए, सूरज को अंधेरे के दहाने पे रखा जाए। मैं संग अगर हूँ तो उछाले कोई मुझको, मैं संग अगर हूँ तो उछाले कोई मुझको, आईना अगर हूँ तो निशाने पे रखा। मैं संग अगर हूँ तो उछाले कोई मुझको, आईना अगर हूँ तो निशाने पे रखा जाए। और हर जख्म मेरे दिल के दरीचे पे सजा दो, हर जख्म मेरे दिल के दरीचे पे सजा दो, हर दर्द को लाजिम है ठिकाने पे रखा जाए। हर जख्म मेरे दिल के दरीचे पे सजा दो, हर दर्द को लाजिम है ठिकाने पे रखा जाए। और तुम अपने गुनाहों को छुपाओगे कहाँ फिर, तुम अपने गुनाहों को छुपाओगे कहाँ फिर, ये बोझ भी अब मेरे ही शाने पे रखा जाए। तुम अपने गुनाहों को छुपाओगे कहाँ, ये बोझ भी अब मेरे ही शाने पे रखा जाए। एक कदम मैंने कहा 2-4 रोज हुए कि मरज की मुफ्त में कोई दवा नहीं देगा, मरज की मुफ्त में कोई दवा नहीं देगा, फकीर शहर भी यूं ही दुआ नहीं देगा। मरज की मुफ्त में कोई दवा नहीं देगा, फकीर शहर भी यूं ही दुआ नहीं देगा। नया ये दौर है, कुछ एहतियात लाजिम है, घुटन बड़ी तो शजर भी हवा नहीं देगा। नया ये दौर है, कुछ एहतियात लाजिम, घुटन बड़ी तो शजर भी हवा नहीं देगा। और उजाले अपने हमी को संभाल रखने हैं, उजाले अपने हमी को संभाल रखने हैं, हुई जो शाम तो कोई दिया नहीं दे। सामीन, आइए इस प्रोग्राम की सबसे आखिरी कड़ी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ शहर शोलापुर की सबसे मुअज़्ज़िज़, सबसे मोतबर अदबी शख्सियत, अदब नवाज, अदब साज के हवाले से मेरी शनाख्त है, परवाज़ के हवाले से शहर शोलापुर की सबसे मोतबर अदबी शख्सियत आली जनाब बशीर परवाज़ सर। यहाँ शहर नशीन पे बैठे हुए शेर व अदब की मोतबर शख्सियतें, फारूक सैयद हैं, आज हामिद इकबाल साहब, नूरिया साहब, खान साहब और खिदमत खल्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के जिम्मेदारान, हाज़रीन इकराम, मैं सबसे पहले सिराज को उनके शेरी सफर पर मुबारकबाद देता हूँ। मैं बात मुख्तसरन आपके सामने पेश करूंगा। हमारे यहाँ शहर शोलापुर में
कुछ शायर ऐसे हैं, गुजरे हैं या हैं अभी, जिनके नाम का एक जुज शोलापुरी है। ये जहां भी जाते हैं शोलापुर का तारुफ हो जाता है। माजी में तदीर शोलापुरी अपने नाम का एक जुज शोलापुरी काफी मशहूर हुए, कवालों के जरिए वो भी बहुत बड़े इलाके में मकबूल थे और आपके नाम का भी जुज शोलापुरी था। दूसरे नाजा शोलापुरी कवालों के जरिए सारे हिंदुस्तान में मशहूर हुए। वो भी अपने शहर की नुमाइंदगी करते रहे, अपने शहर का तारुफ कराते रहे। उनके बाद अब हमारे दौर में सिराज शोलापुरी हैं, जो शहर शोलापुर का नाम बहुत ही शिद्दत से बहुत दूर दूर तक पहुंचाया है। हम अहले शोलापुर उनके मशहूर हैं कि उन्होंने अपने नाम का जुज शोलापुरी लगाया। हजरात, अभी हामिद सिद्दीकी साहब ने एक अच्छा सवाल उठाया था कि अदब, ये शायरी हम क्यों करते हैं। बहुत बड़ी बहस का मौजू है वो, लेकिन मैं ये कहूंगा, मैं ये तलाश करूंगा कि सिराज शायरी क्यों करते हैं। 10-15 साल से मुसलसिल और मुतसिल शेर कहना और 4 मजमूए कलाम जो आपके मंजर आम पर आए हुए हैं, तीर नीम कश की खलीज कहाँ से होती, सैल जुनू और ताज़ा कार खूबसूरत और खूबसीरत गजलों का मजमुआ, कहीं छांव मिल न जाए, और 5वां मजमुआ कलाम कोई मेरे दिल से पूछे, तबाद के मरहले में है, इसका मसौदा मेरे पास है। ये सारी चीजें, ये सारी तख्लीकी कुव्वत और हरारत इस बात की दलील है कि सिराज अपने इजहार, अपनी तस्कीन के लिए बेचैन है। अपने अंदर उठने वाले तूफान और अपनी शख्सियत की बेचैनी की नक्काशी के लिए इन्होंने कलम उठाया है और तय कर लिया है कि आखिरी सांस तक कलम के रिश्ते को उस्तवार रखेंगे। और वो खुद कहते हैं, पार कर लेंगे हम धूप का ये सफर भी कठिन। सिराज कह रहे हैं, पार कर लेंगे हम धूप का ये सफर भी कठिन, गर नहीं राह में कोई साया शजर ए हुनर, शहर नाबीना है कद्र की कुछ तवक्का न रख। शहर नाबीना है कद्र की कुछ तवक्का न रख, शहर नाबीना को दर गुजर कर गुजर ए हुनर। वो जो थी मौतबर वो फिजा कब की गुम हो गई, वो जो थी मौतबर वो फजा कब की गुम हो गई, अब तो वीरा मिलेगा तुझे हर नगर ए हुनर। ये आखिरी शेर के लिए मैंने ये शेर मुंतखब किए थे। रिश्ता है दर्द अपना, रिश्ता है दर्द अपना रहे आखिरी सांस तक, रिश्ता है दर्द अपना रहे आखिरी सांस तक, तू मेरा हम सफर मैं तेरा हम सफर है हुनर।
तो आज मैं सिराज का तारुफ सिराज के अशार से ही कराऊंगा। एकेडमिक अंदाज से फन और शख्सियत पर तबसरा करने के बजाय मैं आपके सामने उनके अशार पेश करता रहूंगा। आप ही तलाश कीजिए उनका फन, उनकी शख्सियत उनके अशार में। कहते हैं कि वो शायर के अशार जो है उनकी औलाद होती है और औलाद में बाप की खूबियां होती ही हैं, तो जरूर अशार में सिराज कहीं न कहीं मिल जाएंगे आप। तो मैं तो ये जो शेरी मजमुआ है, इसी धूप के सफर से मेरा हौसला है कायम। जरा तवज्जो से सुने इस शेर को। इसी में से मजमुआ कलाम का उन्वान लिया गया है कि इसी धूप के सफर से मेरा हौसला है कायम, मुझे डर है रास्ते में कहीं छांव मिल न जाए। देखिए कितनी रूमानियत, कितनी इसमें जज्बात हैं, कहीं छांव मिल न जाए। इस टुकड़े के जो उन्वान है उसके शेरियत को महसूस कीजिए, उसकी जमालियाती हुस्न को महसूस कीजिए कि कहीं छांव मिल न जाए। अगर छांव मिल जाए तो फनकार के अंदर का फन मर जाएगा। तो मैं जरा सिराज साहब से माजरत के साथ उनके पहले मिसरे में जरा तसरुफ करके मैं शेर पढ़ूंगा। इसी धूप के सफर में मेरे फन में मैं हूं जिंदा, इसी धूप के सफर में मेरे फन में मैं हूं जिंदा, मुझे डर है रास्ते में कहीं छांव मिल न जाए। सिराज की ये जो मजमुआ है गजलों का, ये नए मिजाज की गजलें इसमें ज्यादा मिलेंगी आपको। अभी नए गजल, आज की गजल, ये इस्तिलाह हमारे अदब में चल पड़ी है। नई गजल क्या है? कोई बिल्कुल सीधी बात है, नजरियों की परवाह नहीं करती नई गजल। किसी रुझान, किसी खास फिक्र, किसी खास फलसफा, किसी खास नजरिए के दबाव में नई गजल नहीं है। मैंने कहा कि ये सिराज की गजलों का, ये नए मिजाज की गजलों का मजमुआ है। नई गजल की फिजा बिल्कुल आजाद है। आजाद फिजा में गजल के अब बिल्कुल नए तजुर्बे किए जा रहे हैं, फन की भी और फिक्र की भी। न कोई हुक्म है, न कोई दबाव है, न कोई जबर है। खुली फिजा में शोरा अपने मन की मौज में सब तरह के ख्यालात पेश कर रहे हैं। ये नई गजल है। गजल की हैयत को तब्दील किए बगैर गजल का मिजाज कुल्ली तौर पर मुनकलिब हो गया है, बदल गया है। उसकी हैयत बरकरार है, काफिया, रदीफ, बहर वगैरह जो कुछ भी हैयत है वो बरकरार है, लेकिन उसका मिजाज पूरी तरह बदल गया है। यह है नई गजल और यह है आज की गजल। गजल खां रिवायती हो कि आज की हो नहीं हो, इसमें बड़ी गुंजाइश होती है और बेशतर बातें इसमें कही जा सकती है, बशर्ते ये कि कहने का सलीका हो। सिराज की गजलियात में नई गजल की सिफात मौजूद है। वो आज की गजल के मिजाज को समझकर उसे बरतने की कामयाब कोशिश कर रहे हैं। कुछ अशार और उनके तेवर मुलाहिजा फरमाइए जदीद नई गजल के। गजल अगर कहूं न मैं, गजल अगर कहूं न मैं तो सोज दिल का क्या करूं। गजल अगर कहूं न मैं तो सोज दिल का क्या करूं।
सिवा सोचूं न मैं कुछ भी गजल के, सिवा सोचूं न मैं कुछ भी गजल के, गजल है मुझ में जम या मैं गजल में, गजल है मुझ में जम या मैं गजल में, अपनी कोई शनाख्त भी कायम न कर सके, अपनी कोई शनाख्त भी कायम न कर सके। ये सब जदीद गजल